सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक एंटीबायोटिक्स के बारे में। हालांकि काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स के वीडियो मैंने बना रखा है, तो अगर आप उन सभी वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है जिसका लिंक ऑलरेडी सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। तो आप उस लिंक को क्लिक कर सभी एंटीबायोटिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मोस्टली आज इस वीडियो में जिस एंटीबायोटिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सेफेरोक्सिम। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है, तो इस वीडियो में सेफेरोक्सिम के बारे में सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। मोस्टली इस वीडियो में सेफेरोक्सिम के यूजेस के बारे में, किन बीमारियों में सबसे बेहतर रोल प्ले करता है सेफेरोक्सिम, इसके डोजेस के बारे में, चाइल्ड डोजेस के बारे में, क्योंकि बच्चों में जो डोजेस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों में इसका कितना मैक्सिमम डोजेस होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और कुछ इसके प्रिकॉशन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो पहले जान लेते हैं सेफेरोक्सिम के बारे में। सेफेरोक्सिम एक एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में ही की जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी वायरल इन्फेक्शंस में करते हैं तो वहाँ पे इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखने जा रहा है। सेफेरोक्सिम सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एक सदस्य है, यानी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन है। सेफेलोस्पोरिन में 5th जनरेशन से लेकर 1st जनरेशन तक की मेडिसिन अवेलेबल है और सेफेरोक्सिम 2nd जनरेशन की मेडिसिन है। तो आप जानते हैं सेफेरोक्सिम के कुछ यूजेस के बारे में। हालांकि ये एक एंटीबायोटिक है और काफ़ी सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखा गया है। उसमें से पहला है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में सेफेरोक्सिम का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। मेनिंजाइटिस को दिमागी बुखार भी कहा जाता है, जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है। एडल्ट भी इससे परेशान होते हैं। तो मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मेनिंजाइटिस वायरस के कारण भी उत्पन्न होते हैं और बैक्टीरिया के कारण भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण उत्पन्न होते हैं उसमें इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर माना जाता है। सेकेंड है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, चाहे वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या तो फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में टॉन्सिलाइटिस, अगर आपका टॉन्सिल बढ़ चुका है, टॉन्सिल में इन्फेक्शंस हो चुका है, तो वहाँ पे सेफेरोक्सिम का इस्तेमाल किया जाता है। फेरेंजाइटिस, अगर आपके वॉइस कोड में, गले में इरिटेशन हो रही है, खसखसाहट हो रही है, इन्फेक्शंस हो चुका है, तो फेरेंजाइटिस जैसी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेरेंजाइटिस में भी अगर आपके गले में कहीं पे भी इन्फेक्शंस हो चुका है तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया, यानी अगर आपके कानों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है, संक्रमण हो चुका है, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर किया जाता है। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जितना अच्छा इसका वर्क है उतना ही अच्छा इसका लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी वर्क है। जैसे निमोनिया में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा जाता है। बच्चों में निमोनिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बच्चों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर किया जाता है। एडल्ट में भी निमोनिया के कारण एडल्ट भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो एडल्ट में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। यानी निमोनिया जैसी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। ब्रोंकाइटिस, यानी अगर आपको खांसी की समस्या है, चाहे वो ड्राई कफ हो, सूखी खांसी हो, या तो फिर गीली खांसी हो, मॉइस्ट कफ हो, तो उन दोनों खांसियों में भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। थर्ड है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपके मूत्र मार्ग में कहीं पे भी संक्रमण हो चुका है, अगर मूत्र मार्ग में संक्रमण उत्पन्न होता है तो मूत्र त्यागने में कष्ट होती है, जलन उत्पन्न होता है, इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, तो अगर उस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी सेफेरोक्सिम का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। फोर्थ है SSTI, यानी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। अगर आपके चमड़े में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में काफ़ी सारी बीमारियां आती है, चाहे वो फॉलिकुलाइटिस हो, डर्मेटाइटिस हो, सेलुलाइटिस हो, काफ़ी तरह की बीमारियां इंक्लूड्स होती हैं SSTI में। अगर आपको किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है आपके चमड़े में, तो वहाँ पे भी सेफेरोक्सिम का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है।
नेक्स्ट है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। अगर आपके बोन में, हड्डियों में भी कहीं पे भी इन्फेक्शन हो चुका है जिसके कारण हड्डियां दर्द कर रही हैं, एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, हड्डियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, जॉइंट में अगर आपके हाथों के जॉइंट या पैरों के जॉइंट कहीं पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है जिसके कारण पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। सर्जिकल इन्फेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। अगर आपको सर्जरी होती है और वहाँ पे किसी भी तरह से आपको इन्फेक्शंस हो जाता है, सर्जरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस देखा गया है, तो अगर सर्जरी होने के बाद स्टीजेज में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पस हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी सिफोरॉक्सिम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। गोनोरिया जैसी बीमारियों को ये बेहतर रूप से ट्रीट कर पाता है। अगर आपको किसी भी तरह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ उत्पन्न हुआ है, गोनोरिया जैसी बीमारी हुई है, तो इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर वहाँ पे माना जाता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे सिफोरॉक्सिम का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है और इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखा गया है। अब जान लेते हैं सिफोरॉक्सिम से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हालांकि इस मेडिसिन के द्वारा सभी लोगों में इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिफोरॉक्सिम के द्वारा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो नोज़िया, उल्टी की समस्या हो सकती है, उल्टी जैसा आपको महसूस हो सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी की समस्या हो सकती है, स्किन रैशेस की समस्या हो सकती है, स्किन में आपको लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं, अर्टिकेरिया की भी समस्या हो सकती है, या तो फिर खुजली की समस्या हो सकती है, स्टोमक पेन की भी समस्या देखी गई है। अगर आप मेडिसिन खाते हैं और किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो पेट में दर्द की समस्या देखी गई है। डायरिया की समस्या काफ़ी कॉमन है एंटीबायोटिक्स में, तो डायरिया की भी समस्या देखी गई है। बच्चों में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। अगर आप बच्चों में सिफोरॉक्सिम इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को डायरिया होता है तो वहाँ पे इसका साइड इफ़ेक्ट कॉमन माना जाता है। तो मोस्टली हेडेक की भी समस्या देखी गई है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको दिखे, यानी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे, तो आप तुरंत इस मेडिसिन को बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो आप जान लेते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में। अगर आप सिफोरॉक्सिम इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं तो 2 से 3 ऐसे प्रिकॉशन हैं जिसे आपको हमेशा याद रखने की आवश्यकता होगी। अगर आपको सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो आप सिफोरॉक्सिम का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। 3 महीने से कम के बच्चों में सिफोरॉक्सिम का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है, यानी जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें सिफोरॉक्सिम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप किसी भी एंटासिड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा मिली हुई है तो आप सिफोरॉक्सिम के साथ में उसका इस्तेमाल ना करें। उसका इस्तेमाल 1 से 2 घंटे पहले करें या तो फिर सिफोरॉक्सिम इस्तेमाल करने के बाद 1 से 2 घंटे बाद करें। अगर आप किसी भी एंटासिड का इस्तेमाल सिफोरॉक्सिम के साथ में करते हैं जिसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा मिली हुई है तो कुछ कंट्रोडिक्शन देखा गया है, इसलिए किसी भी एंटासिड का इस्तेमाल सिफोरॉक्सिम के साथ में न करें। अगर आपको किडनी की समस्या है तब भी आप सिफोरॉक्सिम का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा, चाहे आपको डायलिसिस हुआ हो आपका या तो फिर किडनी स्टोन की समस्या हो, किडनी में संक्रमण हो, तब भी वहाँ पे सिफोरॉक्सिम इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको लीवर डिजीज़ की समस्या है उसमें भी सिफोरॉक्सिम का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है या तो फिर काफ़ी सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। लीवर डिजीज़ चाहे आपको जॉन्डिस की समस्या हो या तो फिर हेपेटाइटिस की समस्या हो, वहाँ पे भी सिफोरॉक्सिम काफ़ी सावधानी पूर्वक या तो नहीं इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो ये कुछ ऐसे प्रिकॉशन हैं जहाँ पे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा अगर आप सिफोरॉक्सिम इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं तो। अब जान लेते हैं सिफोरॉक्सिम के डोजेस के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसका जो कॉमन डोज है वो 250 to 500 mg एवरी 12 आवर। अगर किसी भी व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति को आप देते हैं तो इसका जो कॉमन डोजेज है वो 250 to लेकर 500 mg एवरी 12 आवर के बाद उसको नेक्स्ट डोज लगाया जा सकता है। अगर इसकी मैक्सिमम डोज की बात की जाए तो 750 mg एवरी 8 घंटे के बाद, हमेशा 8 घंटे के बाद उसे दिया जा सकता है। ये मैक्सिमम डोजेज है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते किसी भी एडल्ट में। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में जो इसके डोजेस हैं वो 30 mg to 100 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस का है। आप डोजेस बांट दें, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम में डोजेस डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इसके जो डोजेस हैं वो 30 to
100 mg पर kg पर डे का है। मेनिनजाइटिस में इसके डोजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेनिनजाइटिस अगर आपको सीवियर में हो जाता है, सीवियरिटी तक पहुंच जाती है मेनिनजाइटिस, तो मेनिनजाइटिस में जो इसके डोजेज हैं वो 200 to 240 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोज का हो जाता है। ये मैक्सिमम डोजेज है। मेनिनजाइटिस में भी 3 ग्राम एवरी 8 आवर में दिया जा सकता है। ये सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना mg एक बार में देने की आवश्यकता होगी। सिफोरॉक्सिन के जो डोजेस है वो भी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी mg एक बार में लगाने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है कुछ डोजेस बढ़ाए जा सकते हैं। कितने दिनों तक आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है वो भी मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कॉमन डोजेस ले रहे हैं 250 और 500 mg ले रहे हैं, तो मेन रूप से अगर आपको बीमारियां एक दिन में ही ठीक हो जाती है तो एक दिन लेकर आप किसी भी एंटीबायोटिक को बंद न करें। उसका मिनिमम डोज 3 से 5 दिनों तक जरूर इस्तेमाल करें। किसी भी एंटीबायोटिक को अगर एक दिन में ही ठीक हो जाती है, एक टैबलेट से ही ठीक हो जाती है, तो उस एंटीबायोटिक को तुरंत बंद ना कर दें। 3 से 5 दिनों तक उसका इस्तेमाल जरूर करें किसी भी एंटीबायोटिक का। तो ये सिफोरॉक्सिन के डोजेस थे जो कि आप हमेशा याद रखें। इसके चिल्ड्रन में जो डोजेस हैं 30 to 100 mg पर kg पर डे इन डिवाइडेड डोज, और एडल्ट में जो कॉमन डोजेज है वो 250 mg to 500 mg एवरी 12 आवर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।